भूपेश जी ने कुछ महत्वपूर्ण देखा है, इशारा किया है मुझे, मतलब क्या है महत्वपूर्ण आपके पास? देखिए, ये एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जो आप बोल रहे थे कि अन्य लोग भी हैं, ये अन्य लोग मैं आपको बता देता हूँ। ये खाली बैंकर्स या अंदर के टीम मेंबर्स ही नहीं है, ये अकाउंटेंट और सीएस भी इसमें शामिल है। और ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट वगैरह। अभी आपने सीसीटीवी की बात कही, सीसीटीवी में हमने टेम्परिंग, जो आप बात कर रहे हैं कि एक आदमी 17 साल से बना हुआ था, ये ऐसे लोग जो टेम्परिंग लगातार उस फुटेज को हटाते रहते होंगे वहाँ पर, जो ऐसी कोई जो वॉशरूम में जाके वो नोट रख लेना, बाद में वहाँ से निकाल लेना। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहूँगा, ऐसे मैंने कई केसेस पढ़े हैं फॉरेंसिक में, जो ऐसे दान पेट या ऐसे डोनेशन बॉक्सेस होते थे, उनमें एक एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट भी बना होता था नीचे, जिसमें वो एक्स्ट्रा रकम रख दी जाती थी और बाकी की रकम जमा हो जाती थी। जब वो वापस आते थे तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट था वो कहीं और उतार लिया जाता था। तो इस तरीके से भी ये दान पेटिका में, मतलब दान पेटी के नीचे, मतलब जहाँ गणना करके रखा जाए, जो सील्ड बक्सा होता था, उसमें नीचे तहखाने में कुछ बना दिया गया और उसमें छिपा दिया गया। नहीं, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ये लोग जो छिपाते थे, ये बाहर, ये इतनी ज़्यादा चाक चौबंद वहाँ व्यवस्था, सेल फोन आप नहीं ले जा सकते, गाड़ी की चाबी नहीं ले जा सकते, वहाँ पर ये कैश या दूसरी चीज़ें जो ये पार करते थे, ये बाहर ले कैसे जाते थे? नहीं, ये तो पूरी टीम वर्क है ना, ये तो सब लोग या फिर ऐसा होता है कि जब कोई जा रहा होता है तो उसकी फ्रिस्किंग और चेकिंग ज़्यादा सघनता से होती है, और जब निकल रहा होता है तब उसके ऊपर उतना ध्यान, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जाते हुए, एंटर करते हुए ज़्यादा सावधानी बरती जाती है, निकलते हुए समझा जाता है कि अब तो ये निकल रहे हैं और इनका शायद उतना ध्यान देना आवश्यक। क्या इस लूप होल का फायदा उठाया गया हो सकता है? नहीं, चेकिंग भी होती होगी, पर जो चेकिंग कर रहा होगा वो भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल होगा, क्योंकि एक बार ऐसा हो सकता है, 2 बार ऐसा हो, पर लगातार अगर ये घटना हो रही है और ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है पिछले 2.5 वर्षों से, तो डेफिनेटली ये पूरी की पूरी चेन बनी हुई होगी इन लोगों की, जिसकी शिनाख्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्वेस्टिगेशन इसमें 3 स्तर पर होगा। एक तो जनरल फॉरेंसिक, जो आप देख रहे हैं, फिंगरप्रिंट वगैरह ये सब चीज़ें, और दूसरी चीज़ है डिजिटल फॉरेंसिक। अब यहाँ पर डिजिटल फॉरेंसिक में खाली सीसीटीवी फुटेज ही नहीं, बल्कि मोबाइल फ़ोन्स भी हैं उन लोगों के जो इसमें शामिल थे। जितने भी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, मैसेजेस हैं, डेटा जो भी है, वो इसमें से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है फॉरेंसिक अकाउंटिंग। जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग जो देखा जाएगा, कितनी रकम बाहर निकाली गई है, कितनी रकम जमा की गई है, या किन किन लोगों ने एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं या अपनी एसेट्स को बढ़ाया। ठीक है, ये एक चीज़ और आप इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगली बार आऊँगा तो आपसे पूछूंगा कि क्या ये 20-25 दिन जो मिले हैं, ये कई चीज़ों के, कई सबूतों को नष्ट कर देने या जांच को बरगला देने, भटका देने के लिए इस्तेमाल किए गए होंगे? क्या 20-25 दिन जो बीच में हुए हैं? पहला। दूसरे, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि दान पात्रों की दूरी काफ़ी है उस जगह से जहां ले जाकर इवेंचुअली इसकी गणना की जाती थी। क्या अगर वो कक्ष पास में होता तो वो जो बीच का टाइम मिल रहा है, क्या वो उससे ये उस जगह का नाजायज फायदा उठाने की गुंजाइश कम हो जाती? ये भी आपसे समझूं। लापरवाही है, साजिश, लापरवाही के सबूत यहां आपके सामने मैं रख रहा हूं। ड्रेस कोड का पालन क्यों नहीं किया गया? इनके लिए एक ड्रेस कोड फिक्स्ड था कि जो लोग यहां गणना के काम में लगेंगे, चढ़ावे के बक्से को खोलेंगे और ले जाकर गिनेंगे और बैंक तक पहुंचाएंगे, उनका एक ड्रेस कोड निर्धारित था, तो पालन क्यों नहीं किया गया? चोरी का एक पैटर्न दिखाई देता है और वो पैटर्न बार बार क्यों दोहराया गया? और फिर ये पैटर्न अगर दोहराया जाता रहा तो क्या ये कहा जा सकता है कि कुछ लोगों ने हमारे विश्वास को छला? अब देखिए जरा, लापरवाही के सबूत। ड्यूटी के बाद तलाशी नहीं ली गई इन लोगों की, इसीलिए वॉशरूम में या कहीं पे भी कुछ भी छिपाकर ये अपने साथ ले जाते थे। सीसीटीवी के सामने घेरा बनाकर, ताकि उसको ब्लाइंड स्पॉट में कन्वर्ट किया जा सके। अगर कैमरे की जद में वो आ रहा है तो उसको ब्लाइंड स्पॉट में कन्वर्ट किया जा सके, इसलिए घेरा बनाकर खड़े हो जाते थे। बैंक कर्मियों का रोटेशन नहीं हो, जबकि बैंक ने इस बात को फ्लैग भी किया था, उनका कर्मियों का रोटेशन मना कर दिया गया था। कहा गया ट्रस्ट की तरफ से कि जो आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। रकम वॉशरूम में छिपाने का आरोप भी लग रहा है। ये साजिश के स्पष्ट सबूत है। लापरवाही के सबूत ये भी हैं कि सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने की कोशिश की गई, वो सुरक्षित नहीं रखा गया फुटेज, वरना वो बताता अपने आप में कि कहां क्या हुआ है। और वाउचर में कम रकम दर्ज कराने का भी दावा किया जा रहा है। रकम कम दर्ज करो और बाकी की जो रकम है उसको अपने आपस में बांट लो। 800 कैमरों के बावजूद, 800 कैमरे इंस्टॉल्ड थे, तो ये सब कैसे होता गया? बैंक में जमा करने से पहले नकदी निकाल लेने का आरोप भी इस सब में लग रहा है। अब मैं जरा ये, क्योंकि ईडी वाला मामला भी आ रहा है और इसमें ये कहा जा रहा है कि ये सब अगर इंस्टॉल्ड थे तो ये सब कैसे हो गया, इस पर जरा टिप्पणी लेता हूं। एमएल शर्मा सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं, बोलिए सर, माइक में। दिनेश जी, मेरा कहना ये है कि अगर जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने ईडी को इन्वॉल्व किया है तो इससे तफ्तीश और गड़बड़ हो जाएगी। ये ऐसा क्यों होगा? इसलिए ये ऐसा इसलिए होगा कि ईडी जो है वो पूछताछ करेगी सिर्फ उन 8 लोगों से जो हिरासत में हैं, लेकिन
जो दूसरे इसमें लिप्त हैं उनकी जानकारी तो सिर्फ इन 8 लोगों से ही मिल सकती है जेल में है। ये बहुत बड़ी विडंबना है और ये बहुत हिमालयन ब्लंडर है। मैं तो ब्लंडर के कहता हूँ, जानबूझ के मिसचीफ है कि अभी तक एसआईटी ने इन 8 लोगों को पुलिस कस्टडी में नहीं लिया है। हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है। मैंने उस दिन आपको प्रोटोकॉल बताई थी, अरेस्ट सर्च सीजर, यही प्रोटोकॉल है। 1 मिनट में आप ये बताइए सर, अगर आप इसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते तो आपका सीक्वेंस क्या होता, आप क्या क्या करते, कैसे करते? मैंने उस दिन जैसे आपको बताया था, एफआईआर दर्ज होने के बाद में गिरफ्तारी हो गई। इन गिरफ्तार लोगों की पुलिस कस्टडी रिमांड लेनी चाहिए थी 15-15 दिन की, और डिफरेंट टीमें बना के इनको अलग अलग रख के इनका पूरा इंटेरोगेशन करना चाहिए था, और इनके पास जो जानकारी है उसको निचोड़ना चाहिए था, और साइड बाय साइड जो इन्फॉर्मेशन देते रहते उसके बेसिस पे 27 एविडेंस एक्ट की रिकवरी करते रहते। तो वो तो हुआ ही नहीं है। ईडी क्या कर सकती है? 80 लाख रुपए आपके पास में है, ईडी का सिर्फ काम तो मनी लॉन्ड्रिंग का है। अब सवाल ये है सर कि अगर ईडी को भी इन्वॉल्व किया गया है, ये मिसचीफ दिखाई दे रही है एमएल शर्मा साहब को, क्या ईडी का इन्वॉल्व? क्योंकि लोगों को तो ये लगेगा ईडी जहां पर जाती है अक्सर चीजें सतह पर आती हैं, यहां पर भी आएंगी। सर कह रहे हैं ये नहीं किया जाना चाहिए था। देखिए, जिस चीज को ड्रिल करना हो उसमें ईडी इन्वॉल्व कर दो। डिरेल करना हो? हाँ, पूरी बात बताता हूं मैं आपको क्यों कह रहा हूं ड्रिल कर दो। कि बेसिकली जो एसआईटी है वो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है, वो स्टेट पुलिस में काम कर रही है, और जब तक आप इस मैटर का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को नहीं देंगे, सीबीआई और ईडी दोनों एक काउंटर पार्ट हैं, तब आपको बेटर इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा। खाली उधर आप स्टेट गवर्नमेंट को एसआईटी दे दें, उधर आप ईडी को दे दें, तो देयर विल लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन दिस मैटर। ये क्या कंफ्यूजन होने वाला है? और निर्मल कौर जी, मैं एक बात और जानना चाहता हूं आपसे। इधर एसआईटी इन्वेस्टिगेट कर रही है, आज आखिरी दिन है, उधर पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो क्या अलग अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही होंगी या ये इन सिंक भी हो रहा होगा काम? जी हाँ, एसआईटी की तो अवधि बढ़ाई गई है, परंतु एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि ईडी का जो मिनिमम लिमिट है जहाँ वो जाएंगे, मतलब वो 25 करोड़ है। अभी तक आपके पास क्या है? 80 लाख। तो ईडी का इन्वॉल्वमेंट तो बहुत स्पेशल परमिशन के साथ ही होगा, और 80 लाख ईडी के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। मतलब 80 लाख ऐसी रकम नहीं है जिसके लिए कोई। तो आप ये कह रही हैं कि ईडी का इन्वॉल्व होना क्वांटम का बड़ा होने की तरफ इशारा है? तो क्वांटम पहले आप खोजिए ना, क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस तो आपको मिल गया, जो ये एफआईआर हुई। ईडी को आप लाए हैं, उससे पहले आप जब ईसीआईआर या जो भी ईडी में होता है एफआईआर का काउंटर पार्ट, तो उस समय आप कम से कम 25-30 करोड़ या जो भी बड़ी रकम है उसको लाइए। तो इसमें ऐड करना चाहते हैं सर कुछ? ये बिल्कुल सही बात कही है। जब तक ये जो 8 आदमी पकड़े गए हैं, मैं 9, 10, 11, 12 की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तफ्तीश नहीं कर रहा हूँ, इनको अभी भी, मैंने उस दिन आपको कानून बताया था कि अरेस्ट के 40 दिन के अंदर अंदर 15 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पुलिस ले सकती है। अभी भी पुलिस कस्टडी रिमांड लेनी चाहिए। और इनको ये बड़ी विडंबना है कि एक तरफ तो आप पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं मानते हो, और दूसरी तरफ मैंने अखबार में पढ़ा है कि एसआईटी ने परमिशन मांगी है कोर्ट की कि हम जेल में जाकर उनसे बात करेंगे। जेल में जो इंटेरोगेशन है इज टोटली मीनिंगलेस। तो ये तफ्तीश जो है शुरू से ही डिरेल हो चुकी है। ये तफ्तीश शुरू से ही डिरेल हो चुकी है, और अभी तो जमीन वाला मामला आया भी नहीं है सर। अभी तो केवल चढ़ावे की बात हो रही है, उधर तो जमीन के बारे में भी अभी पिटारा खोलने वाला हूं मैं। तो अगर ये सब जोड़ लिया जाए, सबको एक साथ रख दिया जाए, तो ये क्वांटम बहुत बड़ा दिखाई देता है। जी, जमीन का तो ऐसा है कि जो भी पक्षकारों के बीच में लेन देन होता है वो कहीं पेपर में, मतलब सब रजिस्ट्रार ऑफिस में तो जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उस पर जो कंसिडरेशन वैल्यू आती है वही है, उसकी तो इनकम टैक्स को जाती है बराबर, एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स जाती हैं, तो वो तो ऑलरेडी इनकम टैक्स के पास होंगी। तो ये सब क्या विभागों की जानकारी में सब कुछ है? अभी ये कहा जा रहा है कि जो ये बीच में जब ये सब मामला चल रहा था, तो जो दान आ रहा था, चढ़ावा आ रहा था, उसमें और अभी जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, जाहिर है वो चोर शांत होंगे, किनारे होंगे या जेल के अंदर होंगे, तो अब 6 लाख रुपए ज्यादा हो गए, 5 से 6 लाख रुपए ऑन एन एवरेज। एक दिन में 6 लाख रुपए ज्यादा चढ़ रहे हैं। अब पहले एक महीने में जो करीब 18 लाख के आसपास था, वो अब बढ़ गया है और अब वो 22 लाख रुपए महीने के आसपास पहुंच गया है। इस हिसाब से ये जो 6 लाख का डिफरेंस आ रहा है, आपको याद होगा, ये तो आपको मैं जब एक महीने में या एक साल में कन्वर्ट करूंगा तो ये आपको ये फिगर दिखाई देने लगेगा करोड़ वाला, लेकिन एक दिन के हिसाब से मैं आपको बात कर रहा हूं, तो एक दिन के हिसाब से 6 लाख का डिफरेंस आ रहा है। अब जरा देखिए, महिपाल सिंह भी यही इशारा कर रहे थे, जो कि यहां पर पहले लेखाधिकारी की हैसियत से जुड़े हुए थे,
उनका इशारा भी जब उन्होंने शुरुआत में इन बातों का भंडाफोड़ किया तो उन्होंने यही कहा था कि 6 लाख ऑन एन एवरेज 5 से 6 लाख रुपए रोजाना उड़ाए जा रहे थे। तो इधर 6 लाख रुपए रोज का इजाफा और उधर 6 लाख रुपए रोज उड़ाए जा रहे थे। महिपाल जी ने बहुत पहले जब खुलासा किया था तो वो बताया था। तो क्या ये कोइंसिडेंस है कि जैसे ही ये चोरी पकड़ी गई, अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, तो 6 लाख रुपए चढ़ावे के ऑन एन एवरेज बढ़ गए हैं और पहले यही 6 लाख रुपए उड़ा दिए जाते थे और तब ये जाहिर है 18 के आसपास, 16 से 18 के आसपास का मामला लाखों में होता था, 16 से 18 लाख रुपए एक दिन, और अब ये 22 से 24 लाख रुपए पर डे है। तो क्या ये यही बात है, यही 6 लाख का वही डिफरेंस है जिसका इशारा महिपाल सिंह कर रहे थे? यही बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस हिसाब से लगाया जाए तो अगर 6 लाख एक दिन का, जो क्षेत्रीय का 18 कर लीजिए आप, महीने भर का, इसी तरीके से आप साल भर का एक्स्ट्रापोलेशन कर लीजिए, तो क्या ये वो क्वांटम है या इससे ज्यादा है? देखिए ऐसा है, अगर इसको 2.5 साल के हिसाब से, अगर 2.5 साल को मान के चलें तो 53 करोड़ 40 लाख आ रहा है। ये अभी हमारे प्रोड्यूसर महोदय ने कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हैं, वो सुधीर पांडे, वो बता रहे हैं कि इतना गड़बड़ हुआ है। अब ये क्या आपको भी लग रहा है या इससे ज्यादा है? मैंने 2017 में 1400 करोड़ रुपए के गबन की चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखी थी मैंने स्वयं। 1400 करोड़? 1400 करोड़ के गबन की चिट्ठी। अच्छा ये बताइए, ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, इसके लिए क्या आपने इसको सप्रमाण, इसको प्रूव करने के लिए तमाम चीजों के समेत लिखा था या आपने अंदाजे में लिखा था? ये मैंने सब प्रमाण लिखा था और जरूरत पड़ेगी यदि एसआईटी अभी भी जिस प्रकार से संजय सिंह जी से कहा ऐसे हमसे कहेगी तो हम भी एसआईटी को वो सारे प्रमाण उपलब्ध भी कराएंगे। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है। 1400 करोड़ रुपए की चोरी के बारे में हमने आगाह किया था, सब प्रमाण किया था और एसआईटी अगर चाहेगी तो एक बार फिर से हम ये बात बता सकते हैं। आपको भी ये क्वांटम इतना ही लग रहा है क्या? हो सकता है, लेकिन जब महाराज जी कह रहे हैं कि उस समय एसआईटी हमसे पूछेगी तो क्या राज्य सरकार, केंद्र सरकार सो रही है या महाराज जी ने उस समय एफआईआर क्यों नहीं कराई? और फिर इस प्रकार की जो ये चोरी हुई तो क्या इसमें सबकी मिली भगत है या सब लोग इसी प्रकार से कर रहे हैं? तो ये तो बहुत बड़ा एक अपराध है। एफआईआर लिखाना अपने देश में एक मुश्किल काम तो होता है, ये सामान्य अनुभव है, और इस वाले मामले में खास तौर से जाकर एफआईआर लिखाने की कोशिशें, जब ये ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि अगर मैं मुंह खोलूंगा मुश्किल में आ जाऊंगा, बड़े ताकतवर लोग हैं, ये यूं ही तो नहीं कहा जा रहा होगा। मैं देखिए एफआईआर तो आजकल ऑनलाइन भी हो जाती है। एफआईआर कराना अब कठिन काम नहीं रहा, पहले वाली बात नहीं है। आप चाहें तो ईमेल से भी एफआईआर कर सकते हैं। तो एफआईआर कराना आज के डिजिटल, ये जो अपना टेक्नोलॉजी ज़माना है, उतनी बड़ी बात नहीं है। ये जो थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, एनालिसिस या मतलब जो संकोच रहता है वो व्यक्तियों को स्वयं रहता है या व्यवस्था को स्वयं रहता है। अदरवाइज टेक्निकली एफआईआर कराना पुलिस के लिए एकदम लाजमी है। अगर आपने कोई ईमेल भेज दिया और नहीं, वैसे एफआईआर को लेके बहुत जल्दी से सब कानून, आपने कहा कि एफआईआर कराना मुश्किल काम होता है। नहीं, एफआईआर कराना मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम तो वो है कि हमें विश्वास हो कि हमारे एफआईआर कराने से कुछ होगा। एफआईआर कराने से मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट तक अब कुछ होने वाला नहीं है। ये दो चीजें कह दी गई हैं, ये तो व्यवस्था परक सवाल उठा दिया गया है। पहले तो एफआईआर होगी नहीं, हो भी गया तो एफआईआर से कुछ हासिल होगा। सर क्या ये आपका भी अनुभव है? देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो फिगर आप दे रहे हैं, कोई 1000 करोड़ कह रहा है, कोई 1400 करोड़ कह रहा है, ये सारा स्पेकुलेशन है, किसी के पास कोई ठोस तो है नहीं। एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने वाला अपना कॉमन सेंस तो यूज़ करता है। कुछ तो आधार होना चाहिए 1400 करोड़ कहने का या 2000 करोड़ कहने का। तो ये तफ्तीश की बात है। मैं तुक्केबाजी में बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। हमारा मेन उद्देश्य जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये होना चाहिए कि तफ्तीश जो डीरेल हो चुकी है, इसको रेल पर वापस कैसे लाया आएगी। ये आएगी नहीं, जब जान, मैं बता रहा हूँ, आपने कहा मिसचीफ है, आपने पहले कहा हिमालयन ब्लंडर है, फिर आपने कहा मिसचीफ है। अगर मिसचीफ है तो कैसे रेल पे आएगी? सुप्रीम कोर्ट ने अभी उनकी जो पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया है, जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की थी, पर उन्होंने कहा है कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट चले जाइए। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कल या परसों में इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कह दे कि तफ्तीश सीबीआई करे, क्योंकि तफ्तीश न्यूट्रल एजेंसी से होनी चाहिए। अभी उनको पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया जा सकता है, उनको पॉलीग्राफ टेस्ट दिया जा सकता है, उनकी ब्रेन मैपिंग की जा सकती है। अभी भी इसके पटरी पर आने की संभावना है और इशारा यह किया गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट हो सकता है इस बारे में निर्देश दे दे कि इसकी जांच आगे कैसे बढ़नी चाहिए।